अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको आपको हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। देखें चैप्टर नंबर 2 की वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली एमसीक्यू आपके सामने आ रही है, डेट इज़ द फर्स्ट एमसीक्यू। क्या कह रहे हैं देखिए आपके सामने, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो पानी का वेपर प्रेशर क्या होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है समझने वाला कि वेपर प्रेशर कहते हैं किसे। होता ये कि जब आप पानी को गर्म करते हैं या आपने वाटर को गर्म किया, जैसे ही वाटर को गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है उसे, तो उस हीट के नतीजे में एनर्जी मिलती है, मालिक्यूलों को एनर्जेटिक होते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। जैसे ही ऊपर की तरफ उठते हैं तो ऊपर से नीचे थप्पड़ पड़ता है इनको वापस नीचे। ऊपर तो ढकना खुला हुआ है तो थप्पड़ कौन मारता है, डेट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 1 atm। हम सब पर इस वक्त हवा का दबाव 1 atm है, जो तकरीबन 20 टन के बराबर है। हम पर हवा का 20 टन का वज़न, मुझ पर, आप पर, हम सब पे अमल कर रहा है, जो 1 atm के भी बराबर कहलाता है। और इसी को कहते हैं 760 टोर। कितना? 760 टोर। इसी का तीसरा नाम है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसी का चौथा नाम है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एक शख्स रूप डिफरेंट, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसी का एक अगला नाम है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस डेट क्लियर? तो ये 1 atm प्रेशर ले लें, 760 और कह लें, इस तमाम हवा का वो दबाव इस वक्त हम सब पर अमल कर रहा है, सब एक दूसरे के इक्वल हैं। इसको 1 atm प्रेशर कहते हैं। तो आप हीट सप्लाई करते हैं तो पानी के मालिक्यूलों की टेम्परेचर की वजह से प्रेशर बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि पानी के मालिक्यूलों का प्रेशर भी 1 atm हो जाता है। जब ये 1 atm हो जाता है और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाए तो उस वक्त पानी जोश खाने लगता है। तो इस वक्त टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर है पानी का, वो बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जो 1 atm भी हो सकता है, जो 760 टोर भी हो सकता है, जो ये भी हो सकता है, जो ये भी। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हमें। ये आपके सामने ऑप्शंस आ गए, ये रहे। क्या 760 टोर हो जाता है, या 1 atm प्रेशर हो जाता है, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऑल ऑफ देम। तो आंसर होगा इसका यस, ऑल ऑफ देम। हालांकि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपके सामने 6 ऑप्शन रखे ताकि मुमकिन तमाम सूरतों को सामने पेश किया जा सके। उम्मीद आपकी समझ में बात आ गई होगी। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो क्या है, आपके सामने आ रही है नेक्स्ट एमसीक्यू। ये आ गए आपके सामने। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस इज़ द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। दिस इज स्टेटेड बाय, ये बयान किस साइंटिस्ट ने दिया था कि जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, डेट इज़ द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, वो हर गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। तो ये बयान दिया था जनाब डाल्टन ने, जिसको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं, ये आप जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू जो नंबर 3 आपके सामने वो ये है कि अगर ये क्रिस्टल सिस्टम के हवाले से आप जानते हैं कि जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर 7 नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। क्रिस्टल सिस्टम 7 किस्म के मुख्तलिफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिस्टम होते हैं, जिनमें क्यूबिक सिस्टम होता है, टेट्रागोनल होता है, ट्राइगोनल होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, हेक्सागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। ओके, ये आपके सामने है। 7 किस्म के होते हैं, इसमें देख लें, फिर लेंदी हो जाएगी वीडियो। अगर तीनों साइड्स हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये आपके पास क्यूब है, आप क्यूब बना लें। अगर ये आपने बना लिया है क्यूब, इस क्यूब के अंदर कितनी साइड्स हैं बोलिए? 3 साइड्स हैं। एक को अगर आप ए कहते हैं, इस साइड को आप बी बोल दें, इस साइड को आप सी बोल दें। और एंगल कितने? 3 ही एंगल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ऐसा सिस्टम या ऐसा क्यूबिक सिस्टम के जिसके अंदर ऐसा सिस्टम जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, और जो एंगल है अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों 90 डिग्री, यानी तीनों साइड्स परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम है ऑर्थोरोम्बिक। क्या कहा जाता है इसे? ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कहते हैं। बाकी 6 और हैं,
लेकिन अभी तो हमने MCQ के हवाले से बात की। देखिए अगली MCQ क्या है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड। लिक्विड की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, हम किसी भी लिक्विड को अगर फ़र्ज़ कर लें, पानी हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, किसी भी चीज़ को फ़्लो कराएं, बहाएं फर्श पे, तो बाज़ लिक्विड ऐसे होते हैं जो तेज़ी के साथ फ़्लो करते हैं, बाज़ फ़्लो के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पेश करते हैं। तो कोई भी लिक्विड फ़्लो के अगेंस्ट अपनी मोशन के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, डेट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड। इसका नाम है विस्कोसिटी। क्या कहा जाता है इसे? विस्कोसिटी। तो ये आपके सामने आ गया जवाब, डेट इज़ विस्कोसिटी। नेक्स्ट MCQ देखें आपके सामने आ रही है, डेट इज़, इसके साथ ऑप्शन भी दिए गए। द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड थ्योरेटिकली भी ज़ीरो। किसी भी गैस का वॉल्यूम नज़रियाती तौर पर ज़ीरो हो जाएगा किस टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 273 केल्विन पे, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या 0 केल्विन पे। तो अगर आपको याद हो, सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि अगर हम ग्राफ बनाएं, चार्ल्स लॉ यकीनन आपको याद आ गया होगा, ये वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, यही थी ना सूरत हाल। अगर यहाँ हम टेम्परेचर एक्सिस ले लें और यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस ले लें, तो देखें यहाँ पर एक जब वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑफ गैस के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट ग्राफ हासिल होता है। कैसा? स्ट्रेट ग्राफ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है? कम, टेम्परेचर भी कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। अगर इसी ग्राफ को आगे की तरफ रिप्रोड्यूस करें, तवज्जो रहे, स्ट्रेट लाइन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करें आगे, तो ये ग्राफ टेम्परेचर एक्सिस को एक ख़ास टेम्परेचर पर कट करता है। उसकी वैल्यू -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, या -273.16 भी कहते हैं बाद लोग, डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर है, याद रखिएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे केल्विन स्केल पे 0 केल्विन माना गया है। इसी का नाम क्या है? 0 केल्विन, केल्विन स्केल पर। तो ये वो टेम्परेचर है कि जिसमें वॉल्यूम घटते 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 वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वॉल्यूम बिकम 0। तो द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड थ्योरेटिकली बी 0 एट व्हाट टेम्परेचर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन? यस, तो वो टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड में है और केल्विन में कितना है? 0। तो सही जवाब क्या होगा? यस, 0 केल्विन। ये आपके सामने आ गया। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट MCQ है वो ये, द SI सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। SI सिस्टम में यूनिट ऑफ प्रेशर बताइए क्या है? ये ऑप्शन भी सामने आपके आ रहे हैं। SI सिस्टम में यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर को किस में नापते हैं? तो हम जानते हैं प्रेशर का जो फार्मूला है वो क्या होता है। देखिए जवाब आ गया सामने, क्या कोई बात नहीं। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एक बात हम और जानते हैं, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन जिन्होंने फिजिक्स में पढ़ रखा है, F = m है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर न्यूटन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें इसकी जगह, तो देखें क्या होगा। न्यूटन की वैल्यू क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में एक और मीटर स्क्वायर मौजूद है, इसको आगे खिसका के लिख दीजिए 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा क्या? किलोग्राम, किलोग्राम बनता है किलोग्राम, और अपॉन में बचेगा एक मीटर रह जाएगा और सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पहले लिख लें और सेकंड स्क्वायर बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है उन्होंने कहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी प्रेशर का यूनिट SI सिस्टम में, या किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर होगा, या बोथ ऑफ देम होगा, या कोई भी नहीं होगा। तो आपने देख लिया कि बोथ ऑफ देम होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बोथ ऑफ देम इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो MCQ आइए उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट MCQ आपके सामने आ गई है, द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम पर जो इस हवा का दबाव 20 टन के करीब है, 180 m है, और जो अभी हमने डिस्कस किया था, इसको किस आले से नापते हैं? उस आले का नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है? बहुत मशहूर MCQ है, बैरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट MCQ देखें क्या है। नेक्स्ट MCQ है, एन आइडियल गैस ओबेज गैस लॉस। गैस लॉस अंडर दिस कंडीशन। जो आइडियल गैस साइंसदानों ने फ़र्ज़ की है वो गैस के कवानीन को किन कंडीशंस पर फॉलो करती है? तो याद रहे कि वो हर कंडीशन पर फॉलो करती है, ऑल टेम्परेचर पे फॉलो करती है और ऑल प्रेशर पे फॉलो कर। हालांकि रियल गैसेस ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं करती, याद रखिएगा। लेकिन जो आइडियल गैस तस्वुर की गई है वो उसका मामला ही ऐसा है कि वो ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है गैस लॉस को फॉलो करती है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQ क्या है? द R, ये गैस कॉन्स्टेंट्स के हवाले से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। R की वैल्यूज़ 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में निकालने के लिए पूछेंगे, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो द R, द वैल्यू ऑफ R,
यहाँ पे आप वैल्यू लिखना भूल गए भाई, वैल्यू लिख दीजिए। द वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापा जाए तो आर की वैल्यू क्या होती है, बहुत मशहूर है फिजिक्स में, तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, 8.3143 जूल पर मोल केल्विन। याद रहे कि आर की दो वैल्यूज़ होती हैं। एक आर की वैल्यू तो ये आ गई एसआई सिस्टम में जो आपके सामने लिखी हुई है, 8.3143 जूल पर मोल केल्विन। एक और वैल्यू भी है, अच्छा अगर आप पढ़ना लिखना चाहें तो मोल केल्विन की पावर -1 लिख दें, एक ही बात है। इसकी एक वैल्यू और है, वो है 0.0821 और ये होता है ATM DM³ पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन। ये भी इसका एक यूनिट जो है वो लिया जाता है 0.0821। तो दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल दुरुस्त हैं गैस कांस्टेंट की, याद रखिएगा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। नेक्स्ट है कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट MCQ आ रही है, कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड इज़ ड्यू टू। आपने देखा होगा कि जब आप कैपिलरी ट्यूब लेते हैं और उसको किसी लिक्विड में डालते हैं, कोई भी आप लिक्विड ले लीजिए, वाटर ले लिया, मरकरी ले लिया, ये कैपिलरी ट्यूब कहलाती है, एक बारीक नली होती है। जब आप इसको लिक्विड में डालते हैं तो होता ये है, बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो लिक्विड है, हालांकि उसको इस लेवल तक आना चाहिए क्योंकि यहाँ से होल खुला लिक्विड का कुछ हिस्सा जो इसके अंदर चला जाता है, लेकिन होता ये है कि वो इस लेवल के मुताबिक नहीं होता। या तो लिक्विड की लेवल ऊपर चली जाती है या लिक्विड की लेवल इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर नीचे रह जाती है असल लेवल से, जिसे कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। ये कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड की वजह से होता है। और इसका जवाब ये होगा, कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट MCQ, हाँ सरफेस टेंशन के हवाले से एक बात और बता दें, ये जो कीड़े मकोड़े या स्पाइडर्स होती हैं, आपने देखा होगा किसी डॉक्यूमेंट्री में कि ये पानी के ऊपर चल सकती हैं। तो पानी पर जो चलती हैं कि टांगें कुछ इस तरह से होती हैं कि वो पानी के साथ पानी का जो सरफेस टेंशन है वो इनको फोर्स डेवलप कर देता है, एक झिल्ली मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है और उनको लगता है जैसे वो किसी रोड या फर्श पे चल रहे हों। सरफेस टेंशन उसका रीज़न है। यही वजह है कि जो रेज़र या ब्लेड होता है पानी के अंदर डिप नहीं होता। अगर आप कोई ब्लेड ले लें, शेविंग ब्लेड, उसको जो है हॉरिजॉन्टली रख दीजिए, इस तरह से हॉरिजॉन्टली रख दीजिए तो वो डूबेगा नहीं। अगर आपने उसको खड़ा ऐसे नहीं रखा बल्कि यूँ रखा है, हॉरिजॉन्टली फ्लैट रखा है, तो पानी की सतह पे चिपक जाता है, आपको ऐसा फील होगा। सरफेस टेंशन, क्योंकि मालिक्यूल्स के दरमियान ज़बरदस्त फोर्स होती है, झिल्ली वो चारों तरफ से खींचने लगती है उसे और वो तन सा जाता है, यूँ समझ लीजिए आसान लफ्ज़ों में। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की बुनियाद पर नंबर सिस्टम कितने बनाए गए हैं? यूनिट सेल के नंबर सिस्टम अभी बताया था कि 7 बनाए गए हैं। कौन कौन से? पहला कहलाता है क्यूबिक सिस्टम, दूसरा कहलाता है टेट्रागोनल सिस्टम, इस तरह से 7 होंगे। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम तीसरा क्या कहलाता है? ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। और उसके बाद फिर ट्राइगोनल सिस्टम, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, इस तरह से 7 सिस्टम बन जाते हैं। वहाँ जाके देख सकते हैं, इस रेट टाइम ज़ाया हो जाएगा। इस तरह से फिर जो हम करना चाहते हैं बात हो रह जाएगी। तो नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल, उनकी तादाद 7 है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है वो क्या है? ऑन केल्विन स्केल एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ इक्वल टू अभी बताया था -273.160 डिग्री सेंटीग्रेड। वो ये कम से कम लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है गैस का। इससे ज़्यादा ग्राफ नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा आप नीचे ग्राफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा? वो निगेटिव हो जाएगा वॉल्यूम, जो किसी भी फिजिकल या केमिकल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। लिहाजा लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, जिसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है, डेट इज़ -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 0 केल्विन के इक्वल होता है। एब्सोल्यूट 0 केल्विन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। ये आपके सामने आ गया। यस, क्या कह रहे हैं? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। यानी कोई सॉलिड लिक्विड फेज़ में चेंज हुए बगैर बराह रास्त गैसियस फेज़ में तब्दील हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप हैरान होंगे साहब, अगर आप बर्फ़ ले लें, आइस ले लें, तो आइस जो बर्फ़ होती है डायरेक्ट गैस में तब्दील नहीं होती। पहले वो लिक्विड फेज़ में आती है, पानी बनती है, उसको आप गर्म करते हैं तो वो गैस या स्टीम में चेंज हो जाता है। इस तरह से वो गैस फेज़ में आता है। तो कभी भी बर्फ़ डायरेक्ट जो है वो गैस फेज़ में नहीं आती, पहले लिक्विड फेज़ से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि वो बराह रास्त लिक्विड सॉलिड फेज़ से किस में आ जाते हैं? गैसियस फेज़ में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। नेक्स्ट MCQ देखें क्या है, आंसर आ गया आपके सामने, खैर कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। ये अभी हमने डिस्कस कर ली, दोबारा लिख दी थी मैंने,
बाय मिस्टेक बहरहाल 58.5 ग्राम अगर आप NaCl लेंगे तो उसमें कितने मोल होंगे, तो इसका मालिकुलर मास निकालें, 58.5 को इसके मालिकुलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। ओके, नेक्स्ट है डायमंड इज़ वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ, डायमंड क्यों हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह ये है कि डायमंड के अंदर होता है ये कि जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो टेट्रा, एक तो हेड्रल शेप में होते हैं और दूसरा क्लोज पैक होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कार्बन के जो एटम्स हैं, और ये कार्बन का एटम है, इसके साथ एक कार्बन का एटम यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी टेट्राहेड्रल टाइप की शेप ये बना रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपने टेट्राहेड्रल शेप पढ़ी होगी। फिर इसके साथ फिर यही मामला होगा यहाँ पर, इसके साथ भी यही मामला होगा, 4 कार्बन के एटम्स यहाँ पर आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इस तरह से कार्बन के एटम एक क्लोज पैक बना लेते हैं ज़बरदस्त तरीके से, क्लोज पैकिंग कहते हैं इसे। तो चूँकि कार्बन क्लोज पैकिंग बना लेते हैं तो इनका जो डायमंड का वो होता है पत्थर से ज़्यादा ही सख्त हो जाते हैं, वेरी हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि क्लोज पैकिंग ऑफ कार्बन एटम्स एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो इनको कशिश की कुव्वत फराहम करती है। इस डेट के लिए तो इनको तोड़ना आसान नहीं होता। नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। देखिए अभी हमने इस पर बात की थी, फिर ये आ गए दोबारा क्रिस्टल सिस्टम के हवाले से, बार बार ये आपसे पूछ रहे हैं MCQ। 7 सिस्टम है, हर साल कोई ना कोई एक MCQ पूछते हैं 7 में से। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं हो यूनिट सेल के अंदर, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और बीटा एंगल 90 डिग्री के इक्वल ना हो, इसको याद रखें, बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो, अल्फा और गामा 90 है, तो ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या नाम है, दिस इज़ कॉल्ड मोनोक्लिनिक। क्या कहा जाता है, तो साइड इक्वल नहीं होगी और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री से याद कर लें, ये मोनोक्लिनिक साइड है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट MCQ आ रही है वो क्या है आपके सामने, वो ये है, इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल, इसको ये समझने वाली MCQ आ गई है। इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल, टेम्परेचर को डबल कर दें, एंड प्रेशर इंक्रीज टू 4 टाइम्स, और प्रेशर को 4 गुना इंक्रीज़ कर दें। दो बातें कर रहे हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, द वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, तो ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है। आइए गौर करते हैं इस पर। आपने एक फार्मूला यकीनन पढ़ रखा होगा, P1V1 अपॉन T1 इज़ इक्वल टू, ये वाला फार्मूला, P1V1 अपॉन T1 इज़ इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये टू स्टेट्स ऑफ गैस है, इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। आप कह रहे हैं कि इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल, यानी जो टेम्परेचर है फाइनल टेम्परेचर T2 क्या हो जाए, वो डबल हो जाए इनिशियल टेम्परेचर का, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, एंड प्रेशर इंक्रीज टू 4 टाइम्स, और जो प्रेशर है P2 फाइनल प्रेशर वो क्या हो जाए, 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाए इनिशियल प्रेशर P1 के मुकाबले में। तो बताइए वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो आइए इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके V2 वॉल्यूम आप निकाल लें, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या होगा कि देखें यहाँ पे क्या, यहीं देख लीजिए, P1V1 अपॉन T1 अपनी जगह रहा, इज़ इक्वल टू P2 की जगह क्या आएगा 4P1, क्योंकि प्रेशर को आपने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, 4P1 मल्टीप्लाई बाय V2, तो मालूम करना है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, और अपॉन में T2 जो फाइनल टेम्परेचर है वो डबल हो गया है इनिशियल टेम्परेचर का। गौर से देखें तो P1 से कट जाएगा, T1 से कट जाएगा, तो यहाँ V1 बचेगा और साथ में 2 1 द 2 2 2 द 4, 2 मल्टीप्लाई V2। अगर इस 2 को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू V2। इसका मतलब है जो फाइनल वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इज़ हाफ्ड। तो आंसर बिल्कुल सही है, आपके सामने जवाब आ गया हाफ। नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। अब देखें क्या है नेक्स्ट MCQ जो आपके सामने आ रही है, वो ये है, जवाब भी आ गया, कंडक्शन इन मेटल्स में जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मूव। ये तो बहुत ही आसान MCQ, इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन गैस होती है, इलेक्ट्रॉन भारी, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत भारी तादाद में होते हैं, लिहाजा जैसे ही उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो वो दौड़ने लगते हैं और करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कंडक्शन भी कहा जाता है। तो कंडक्शन इन मेटल्स इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स भी कह लीजिए, जैसे की बात ज़ाहिर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन तो मूव कर नहीं सकते। उसके बाद देखें फिर आ गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हवाले से MCQ। अगर तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्यूबिक सिस्टम। ये पहला क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम। टोटल 7 हैं, पहला क्यूबिक, आखिरी वाला ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट दे रहे हैं, अ पाउडर सॉलिड इज़ मोर रिएक्टिव देन इट्स चंक। अब पाउडर सॉलिड और चंक किसे कहते हैं, मिसाल संगे मरमर का आप एक पीस लेकर आ जाइए, पीस छोटे छोटे पीस ले आए आप, तो इसको चंक्स कहा जाता है। आपने छोटे छोटे संगे मरमर के पीस ले लिए, जब इन पे HCl डाला जाता है, तेज़ाब डाला जाता है, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ओके, लेकिन अगर उसी संगे मरमर के जो पीसेज आप लेकर आए थे, अगर उसको आप पाउडर फॉर्म में चेंज कर लें, खूब पीस लें, कूट लें,
पीसना शुरू कर दें, पाउडर सॉलिड बना लें, तो क्या होगा, अब वही HCl डालेंगे तो बड़ी तेज़ रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बड़ी तेज़ी से पैदा होगी। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ग्रेटर सरफेस एरिया, जब आप उसे पाउडर फॉर्म में ले आते हैं तो जो सरफेस एरिया है संगमरमर का, वो क्या मार्बल का क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि शुरू में टुकड़े कम होंगे क्योंकि सरफेस है, हाँ, जब जैसे से आप उसको ब्रेक करते चले जाएंगे तो उसके नतीजे में सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और ग्रेटर सरफेस एरिया पर तेज़ाब ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा रिएक्शन होगा। यही वजह है कि पाउडर सॉलिड जो है वो मोर रिएक्टिव होता है किसके मुकाबले में, चंक्स के मुकाबले में। ओके, नेक्स्ट MCQ देखेंगे तो अब फिर क्रिस्टल सिस्टम के हवाले से आ गई कि अगर ए और बी दो साइड इक्वल हों लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं और तीनों एंगल 90 डिग्री के हों, तो उस सूरत में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल बोलेंगे। ये ध्यान के साथ आप जो है 7 सिस्टम अपने सामने रखें और उनको स्टडी कर लें, इससे लाजमी क्वेश्चन इम्तिहान में आने वाला है। उसके बाद देखें 22वां क्या कह रहे हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम आर गिवन बिलो। 3 पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ इलाके हैं, एक ही वक्त में उनमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोट किया गया। बड़ी दिलचस्प बात है ये। नथिया गली, हुंजा और गिलगित, आप जानते हैं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर जो है वो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। नथिया गली, वहाँ प्रेशर है हवा का 700 टोर 700 टोर, हंजा में प्रेशर 650 टोर और गिलगित में 600 टोर। अब आप बताइए कि इन तीनों प्लेसेस में अगर आप पानी को बॉयल करें तो जल्दी पानी कहाँ बॉयल होगा, वाटर विल बॉयल फर्स्ट, सबसे पहले कहाँ बॉयल होगा, तो उसका जवाब है जहाँ प्रेशर सबसे कम होगा। तो नथिया गली में 700, हंजा में 650 और गिलगित में है 600 टोर। तो सबसे कम प्रेशर हवा का 600 टोर यहाँ पर है। चूँकि ऊपर का दबाव कम हो गया है तो पानी जल्दी खोल जाएगा यहाँ पर और तेज़ी से वेपर प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर का मुकाबला कर लेंगे क्योंकि ऊपर का दबाव कम है। तो वाटर विल बॉयल फर्स्ट इन डेट प्लेस वेयर प्रेशर इज़ मिनिमम। तो सबसे कम प्रेशर कहाँ पर है, गिलगित में 600 टोर। और सबसे ज़्यादा देर कहाँ लगेगी पानी को बॉयल होने में, नथिया गली में, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। गिलगित, इसका जवाब आ गया आपके सामने। SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अभी हमने डिस्कस किया था आपसे, विस्कोसिटी किसे कहते हैं, द पोजीशन ऑफर्ड बाय लिक्विड अगेंस्ट इट्स फ्लो। जब आप किसी लिक्विड को फ्लो कराते हैं तो अपने बहाव के खिलाफ एक मुज़ाहमत पेश करता है। अब आप पानी को फ्लो कराइए तो आसानी से पानी का गिलास आप पानी को बहाएंगे फर्श पे तो बह जाएगा, लेकिन अगर उसी के अंदर शहद भरा हुआ हो उसको आप बहाएं तो पानी की तरह क्या फ़्लो करेगा, नहीं, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसका गाढ़ापन ज़्यादा है। तो उसका उसे विस्कोसिटी कहते हैं, उसकी मुखालफत ज़्यादा है बहाव के खिलाफ। तो द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो पॉइस भी होता है, मिली पॉइस भी होता है, सेंटी पॉइस भी होता है, लेकिन SI सिस्टम में इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसका SI सिस्टम है, यूनिट है विस्कोसिटी का। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू डेट ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ और समझने वाली MCQ और इम्पॉर्टेंट भी है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्रैहम्स लॉ ने बताया था 2 मुख्तलिफ गैसेस आपस में जब डिफ्यूज़ होती हैं तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर डेंसिटी या मास के। जिसका मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, वो तेज़ी से इंटर मिक्स हो जाएगी। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, क्योंकि मास ज़्यादा है तो मालिक्यूल बड़े बड़े आसानी से मिक्स नहीं होंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है CO2 का, बताइए इक्वल टू डेट किसके इक्वल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे लेकिन हमने सिर्फ एक जवाब दिया आपको जो सही है। किसके इक्वल होगा, C3H8 के इक्वल होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ C3H8, ये दोनों गैसेज हैं, CO2 भी गैस है, C3H8 भी ऑर्गेनिक गैस है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों का सेम होगा। कैसे पता चला कि इसका और इसका सेम होगा, इसको समझ लीजिए। बताइए इसका मालिकुलर मास कितना है CO2 का, ये तो आता है सबको निकालना मालिकुलर मास। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 टू द 32, तो हो जाएगा 44 AMU। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मालिकुलर मास आ गया। फिर से कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 टू द 32, तो ये ऐड करने पर आया 44। C3H8 का मालिकुलर मास निकालें आप, तो कार्बन का 12 होता है, 12 3 द 36, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 8 द 8, 36 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 44। इसका मतलब है दोनों के मालिकुलर मासेस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम ही होगा। द कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड इज़ ड्यू टू, ये तो बता दिया था आपको कि सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरी एक्शन होता है। अपनी दुआओं में मुबीन अहमद को बहुत याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।